एंड नमस्कार दोस्तों आज हम फिर से हिंदी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने वाले हैं और PYQ में हम देखेंगे कि जो आयोग ने अपनी विभिन्न परीक्षाएं कराई हैं आज तक उनमें ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो अगर आप 12 तारीख को पटवारी वाला एग्ज़ाम लगाने बैठ रहे हैं तो डेफिनेटली चांस बनते हैं कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे देखने को मिले। अगर ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछता तो इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके हमें क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो आप लास्ट तक बने रहिए। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए यहाँ पे आयोग पूछ रहा है कि जो हमारे स हैं और ह है वो कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो आपने अगर व्यंजन वाली हमारी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा ये सब क्या कहलाते हैं, संघर्षी व्यंजन। अगर वहीं हम बात करें स्पर्श संघर्षी व्यंजन की तो हमें पता होगा कि जो च छ ज झ होते हैं ये सब क्या होते हैं, हमारे स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। अगर हम बात करें संघर्षी की तो ये हमारे कौन से होते हैं, तालव्य श, प वाली श और स और ह। ठीक है, तो आप ये याद रखें। एक आपको अंतस्थ भी याद रखना है और ये कौन से होते हैं हमारे, य, र, ल और व। ये भी पूछे जाते हैं। ठीक है, र में इसे लुंठित बोलते हैं। ठीक है, लुंठित। तो ये सारी चीज़ें हमने जो हमारी वर्णमाला वाली सीरीज़ है उस वीडियो में डिस्कस करे हैं। उसकी PDF ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम पे अपलोडेड है। उसके बाद आ जाइए दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पूछ रहा है हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से हैं। आयोगवाह, देखिए आयोगवाह क्या होता है, अ धन योग धन वाहन। ठीक है, वाह। तो अ का हिंदी में मैंने आपको बताया हुआ है कि अ का प्रयोग क्या होता है, नकारात्मक रूप में होता है। योग मतलब जो जुड़कर, ठीक है, जुड़कर। और वहन मतलब नहीं बोले जाते, वहन नहीं किए जाते। तो किसके साथ जुड़कर वहन नहीं होते, ये व्यंजन के साथ जुड़कर वहन नहीं होते। कौन कौन से होते हैं, अंग और आह। तो दो आयोगवाह होते हैं हमारे पास, कौन कौन से, अंग और आह। कुल कितने स्वर पूछ ले, अगर कुल स्वर कितने होते हैं तो 11 होते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निर्वासित में प्रत्यय है। तो निर्वासित में हमारा प्रत्यय कौन सा है। तो देखो जो निर्वासित होता है इसका मूल शब्द क्या होता है, इसका मूल शब्द होता है निर्वास, निर्वास। और जो हमारे पीछे लगता है उसे क्या बोलते हैं हम, प्रत्यय, और जो आगे लगता है उसे उपसर्ग। तो आप याद रखिए निर्वास हमारा मूल शब्द है और इत इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद हमसे पूछ रहा है आचार का विलोम क्या है। देखिए आचार का विलोम क्या होता है, तो ये बहुत सिंपल सा है, अनाचार इसका विलोम होता है। उसके बाद आ जाइए, ये पूछ रहा है कि जो ईश्वरीय इच्छा है, ईश्वरीय इच्छा में कौन सी संधि है। देखो इसका हमें संधि विच्छेद करना पड़ेगा। तो आप ईश्वर धन इच्छा कीजिए। ठीक है, और जब आपने ईश्वर धन इच्छा किया तो इसको ई धन श धन व धन अ धन र धन अ धन ई धन इच्छा पूरा ही लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखते हैं इसमें कौन सी संधि प्रयुक्त हो रही है। तो अ के बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो आपको पता होगा कि अगर अ या आ के बाद क्या आता है, ई या बड़ी ई हाथ आती है तो ये ए में परिवर्तित हो जाती है। और अ या आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आता है तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है, ओ में परिवर्तित हो जाता है। और अ और आ के बाद अगर आपका री आता है तो ये अर में परिवर्तित हो जाता है। तो ये कौन सी संधि के नियम है, ये सारी की सारी गुण संधि के नियम है। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा, क्योंकि अ के बाद ई आ रहा है और ये किस में बदल जा रहा है, ए में। तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि इसमें ए की मात्रा आ जा रही है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमसे पूछ रहा है विपन्न का विलोम शब्द क्या है। देखिए विपन्न होता है जिसके पास कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसका विलोम क्या हो सकता है, या तो संपन्न हो सकता है या तो अविपन्न हो सकता है। तो या तो संपन्न हो सकता है या अविपन्न हो सकता है। तो आप दोनों ध्यान रखिए, आपसे कुछ भी पूछ सकता है। उसके बाद देखिए निम्न में असंगत यानी बेमेल आपको जोड़ा बताना है। जो बेमेल है, देखिए लेखक क्या होता है, लेखक होता है जो हमारा लेख लिखता है। ठीक है, एक होता है पाठक, पाठक क्या होता है जो उस लेख को पढ़ता है। संवाददाता क्या होता है जो संवाद देता है, ठीक है, जो न्यूज़ देता है। उसके बाद एक होता है प्रकाशक। तो आपको एक चीज़ दिख रही होगी, जो लेखक होता है, संवाददाता होता है, प्रकाशक होता है, ये सब के सब क्या होते हैं, न्यूज रूम की साइड बैठे होते हैं, मतलब जहाँ से न्यूज़ प्रिंट हो रहा है उधर बैठे हैं। लेकिन जो पाठक है वो क्या है, इनका बेसिकली कस्टमर है। ठीक है, तो हम यहाँ से इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसे आप ध्यान रखिए कि जो हमारा पाठक है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है और इन सब में से बेमेल है। तो आप ध्यान रखेंगे पाठक यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से असंगत को फिर से वही फाइंड करना है। देखिए शारीरिक जो शरीर से हो, ठीक है, वैसे ही मानसिक मतलब जो मन से हो,
और दैहिक, देखो दैहिक और शारीरिक एक ही चीज़ होती है। उसके बाद आता है आदि। आदि, आदि का मतलब होता है जैसे मानसिक पीड़ा। आदि का मतलब क्या होता है? मानसिक पीड़ा। तो यहाँ पे ये अलग है, मानसिक पीड़ा। जैसे कई बार हम बोलते हैं कि कुछ शारीरिक कार्य है, कुछ मानसिक कार्य है, लेकिन जो आदि है इसका मतलब क्या होता है? ये मानसिक पीड़ा है। तो इसका सेंस बिल्कुल उल्टा जा रहा है, इसलिए ये क्या है? असंगत है, बेमेल है। ठीक है, अब आ जाइए शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। देखिए आपको वर्तनी के आधार पर भी शुद्ध शब्द लिखना आना चाहिए, आपको इसका सही चयन करना आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले ही ऑप्शन क्या दिख जाएगा? बिल्कुल करेक्ट दिख जाएगा, इसे बोलते हैं अन्वेषण। ठीक है, अन्वेषण। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखिए। तो इसमें प वाली सा आती है, ठीक है, और आधा न आता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? गलत ऑप्शन है। उसके बाद फिर से पूछ रहा है शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। देखिए त्रिदोष, अब देखिए ये वाला श नहीं आएगा यहाँ पे, इसमें आएगा प वाला श। तो ये त्रिदोष। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। विद्यार्थियों ने, सही है ए वाला पार्ट, प्राचार्य को, ठीक है, एक गेंदे की माला पहनाई। देखिए अब गेंदे की माला पहनाई, न कि एक। तो यहाँ पे ये हमारा जो सी वाला पार्ट है इसमें करेक्शन की ज़रूरत है, ये अशुद्ध भाग है। तो ऐसे होना चाहिए इसे, विद्यार्थियों ने प्राचार्य को गेंदे की माला पहनाई। ठीक है, तो एक नहीं आएगा यहाँ पे। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु, किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु को क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं थाती। थाती का मतलब क्या होता है? ये होता है आपका धरोहर। कोई भी धरोहर हो सकती है, ठीक है, ये पूंजी भी बोल सकते हो आप, ठीक है, अमानत बोल सकते हो आप। तो ये क्या है? किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु। ठीक है, परिवर्तित मतलब जो चेंज होता है, बपौती मतलब जो किसी को बाप के थ्रू मिला हुआ। ठीक है, और वर्तिका क्या होता है? सलाई, दिया, दीपक की बाती, ये सारे वर्तिका के समानार्थी शब्द हैं। तो आप इसे ध्यान रखेंगे कि जो थाती होता है वो धरोहर, पूंजी, अमानत कुछ भी हो सकता है, और ये किसी अन्य के पास रखी किसी दूसरे व्यक्ति की अमानत है, ऐसे समझ लीजिए। जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन। तो ये लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन मैं करवा चुका था। ठीक है, देखिए निरामिष का मतलब क्या होता है? निरामिष का मतलब होता है जो मांस न खाता हो। ठीक है, मांस न खाने वाला, खाने वाला। ठीक है, और ऋण का मतलब जिस पे कोई ऋण नहीं है, मतलब कर्ज मुक्त है जो एकदम, और जो कर्जदार है वो तो कर्जदार है ही। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कच्चे घड़े पानी भरना। कच्चे घड़े पानी भरना मुहावरे का अर्थ है कि अपेक्षा रखना। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है, देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंटिंग एरर है, ठीक है, टाइपिंग एरर है। तो कच्चे घड़े पानी भरना मुहावरे का अर्थ है कमज़ोर से मदद मांगना, या कमज़ोर से मदद की अपेक्षा करना, या कठिन काम करना, ठीक ढंग से काम न करना, या मूर्खता पूर्ण कार्य करना। तो आप इसे थोड़ा सा यहाँ पे ठीक कर लीजिए, जो ये मदद की अपेक्षा रखना, ये इसका ही पूरा सेंटेंस है, अपेक्षा रखना। ठीक है, तो कच्चे घड़े पानी भरना का मतलब होता है कि किसी कमज़ोर व्यक्ति से मदद की अपेक्षा रखना, कच्चे घड़े पानी भरना। तो आप ध्यान रखिए। अब आता है छाती भर का पत्थर, मुहावरे का अर्थ है। तो छाती भर का पत्थर मुहावरे का जो अर्थ है वो है बेसिकली जिस चीज़ की चिंता हमेशा सदा रहे। तो मन भारी हो जाता है किसी चीज़ की, अगर आपकी चिंता है तो इसका मतलब क्या है कि आपने अपनी छाती भर में इतना पत्थर रखा हुआ है, वेट रखा हुआ है, तो चिंता है जिस चीज़ की। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, जस दूल्हा तस बनी बारात। लोकोक्ति का अर्थ है सभी साथी एक जैसे। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट वही है, जथो राजा तथो प्रजा। तो वही वाली बात हो गई, सभी साथी एक जैसे, सभी साथी एक जैसे। तो इसका आप याद रख लेंगे। संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है, नहीं। सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होना, नहीं। और बेढंगा होना। तो आप ध्यान रखिए, जस दूल्हा तस बारात मतलब सभी साथी एक जैसे। अब देखिए पूछ रहा है कि जो कांति होती है, कांति, इसका पर्यायवाची क्या होता है? उथल पुथल तो कतई नहीं होता, कालापन। अगर किसी में कांति है, कोई चीज़ में कांति है, शोभामान। ठीक है, तो आपने ये पता होगा, आपको सुना होगा। क्रांति कोई साबुन थोड़ी ना है। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है? कांति है और इसका पर्यायवाची क्या होगा? शोभा होगा। बस ये क्वेश्चन जीके का आ गया, बट कोई नहीं। ऋग्वेद में बहुधा वर्णित यव है, तो यव ऋग्वेद में जौ के लिए प्रयोग में लिया जाता है। आ जाइए हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, नाक पर सुपारी तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? नाक पर सुपारी तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है बहुत परेशान करना, बहुत परेशान करना। तो आप इसे ध्यान रखिए। अगला हमसे पूछ रहा है, गूलर का फूल होना, गूलर का फूल होना, इसका अर्थ क्या है? कभी कभी दिखाई देना, स्पष्ट दिखाई देना, कभी भी दिखाई न देना, कभी भी दिखाई न देना।
तो आप इसे भी याद रखिए। उसके बाद पत्थर की लकीर होना, तो पत्थर की लकीर होना मतलब अमिट हो जाना। जब पत्थर पे लकीर पड़ जाती है तो वो मिटती नहीं है और वो क्या हो जाती है, अमिट हो जाती है। निम्न शब्दों में कौन सी वर्तनी सही है, तो आपको वो ढूंढना है जो सही है। तो आशीर्वाद ऐसे तो नहीं लिखा जाता, आशीर्वाद लिखा जाता है बड़ी आ और तालब्य श के ऊपर दीर्घ ई की मात्रा और र लगेगा आपका व के ऊपर, ठीक है। तो आपका आशीर्वाद बिल्कुल डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न शब्दों में किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो किसकी वर्तनी अशुद्ध है, तो ये आपको ध्यान रखना है, औद्योगिक, औद्योगिक, ठीक है, इसकी वर्तनी अशुद्ध है। उसके बाद आ जाए अगले क्वेश्चन में, वो है हमारा कि दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। तो दयानंद में कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। दयाधन आनंद, तो अधन अधन आ, और ये कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि, ठीक है। अब आ जाए सत्याग्रह का संधि विच्छेद है, तो सत्यधन आग्रह, इसका क्या संधि विच्छेद होगा, सत्यधन आग्रह। और कैसे होगा ये, इसमें कौन सी संधि अगर पूछ लेता तो ये भी कौन सी संधि होती, दीर्घ संधि, ठीक है। क्योंकि यहाँ सत्य को तोड़ोगे आप तो स धन त धन य धन अ, स्वर रहित कर दोगे आप अ, और इधर आ है, तो इधर क्या बनेगा आपका अधन आ, और अधन आ किस में जाता है, दीर्घ संधि। उसके बाद आ जाइए परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है। देखिए परीक्षा, आपको कई प्रकार के आपको शब्द पता होंगे कि तत्सम, जो वैसे के वैसे ही मूल भाषा यानी संस्कृत से आ गए, जिनका भाव तो वही है लेकिन वो शब्द चेंज हो गए, तद्भव। देशज, जो देसी भाषा से, जैसे लोटा थैला, ये सब क्या है, ये सब क्या है, देशज। विदेशज, जैसे डॉक्टर बैंक, ठीक है। उसके बाद आ जाइए कि जो हमारा परीक्षा शब्द है ये कौन सा शब्द है, तो ये है हमारा तत्सम शब्द। और अगर पूछ ले कि परीक्षा का तद्भव क्या है, तो परीक्षा का तद्भव जो होता है वो होता है परख करना, परख, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है परीक्षा कौन सा शब्द है, तत्सम है, और इसका तद्भव क्या होता है, परख होता है, ठीक है। नीचे दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तद्भव, ओके। तो तद्भव मतलब जिसका चेंज हो गया हो यहाँ आने पे हिंदी भाषा में मूल भाषा से, तो तद्भव। देखिए बैंक तो विदेशी है, मर्म, मर्म का मतलब क्या होता है, रहस्य, गूढ़ रहस्य बोलते हैं ना, रहस्य, तो मर्म जान लेना, किसी का रहस्य जान लेना, तो वो मर्म होता है। तो मर्म तो एज इट इज है, तत्सम है, ठीक है। और मुँह, मुँह का होता है मुख, ठीक है। तो आप इसे याद रखेंगे, जो मुँह होता है इसका क्या था, ये तत्सम तो मुख होता है, और ये मुँह इसका तद्भव रूप है। उसके बाद आ जाइए दिनकर का पर्यायवाची शब्द है, तो दिनकर का पर्यायवाची शब्द क्या है, प्रभाकर। निशाचर, सुधाचर, सुधाकर, विभाकर, ये सब चंद्र, चंद्रमा, चांद, इन सब के पर्यायवाची हैं, ठीक है, समानार्थी शब्द है, तो आप इनको ध्यान रखेंगे। असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आप इसको नहीं को आप ध्यान देना है आपको। तो असुर धनुष, दानव, दैत्य सब असुर है, यक्ष असुर नहीं होते। देखिए क्या होता था, राक्षस दो प्रकार के होते थे, राक्षस, राक्षस क्या होते थे, दो प्रकार के होते थे, एक होते थे अच्छे और एक होते थे बुरे, ठीक है। तो जो अच्छे वाले राक्षस होते थे उनको यक्ष बोला जाता है, ठीक है। और जो राक्षस बुरे वाले होते थे, जो क्या करते थे, जो अच्छे वाले राक्षस होते थे ये बेसिकली इंसानों की हेल्प किया करते थे, ये इंसानों की रक्षा करते थे, ठीक है, इंसानों की रक्षा करते थे, तो इसीलिए इन्हें अच्छा बोला जाता था। और बुरे जो राक्षस होते थे वो क्या करते थे, जो यज्ञ वज्ञ होते थे ना उस टाइम पे, यज्ञों को भंग करते थे, ऐसा कुछ आपने सुना होगा, तो वो बुरे राक्षस माने जाते थे। तो जितने भी बुरे राक्षस हैं उन्हें क्या बोला जाता है, असुर। तो आप भी असुर न बने, ठीक है। अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या है, अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या है, देखिए अल्पज्ञ का विलोम होता है सर्वज्ञ। अल्पज्ञ मतलब जिसे थोड़ा सा ज्ञान है, और सर्वज्ञ मतलब जिसको सब कुछ ज्ञान है। कृतज्ञ, देखो ये कई बार पूछा जा चुका है, उपकार मानने वाले, उपकार मानने वाले को क्या बोला जाता है, कृतज्ञ, मानने वाला क्या कहलाता है, कृतज्ञ। उसके बाद एकाधिकार का विलोम शब्द है, तो एकाधिकार का विलोम होता है सर्वाधिकार। जैसे कई बार लोगों ने अपने बगीचों के अंदर से लिखा होता है कि ये आम रास्ता नहीं है, तो आम रास्ता नहीं है, क्यों नहीं आम रास्ता है, क्योंकि उसका, उस व्यक्ति का उस ज़मीन पे एकाधिकार है, ठीक है। और वैसे ही आपने देखा होगा जो सड़क है उस पर सर्वाधिकार है, सब लोग चले जा रहे हैं बिना किसी से पूछे जाचे, तो उस पर क्या है, सर्वाधिकार है, ठीक है। तो एकाधिकार मतलब एक व्यक्ति का, और सर्वाधिकार मतलब सभी लोगों का। देखिए तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है में कौन सा अलंकार है, देखिए जो तीन बेर यहाँ पे आ रखा है और तीन बेर रिपीट हो रखा है, एक ही शब्द दो बार बोला जा रहा है, लेकिन दोनों बार भिन्न भिन्न अर्थ, भिन्न भिन्न अर्थ। अगर आपने अलंकार वाली वीडियो नहीं देखी तो वहाँ पे अलंकार हमने बिल्कुल डिटेल में
प्रीवियस ईयर के साथ डिस्कस किए हैं। तो 3 बेर यहाँ पे जो डिस्कस किया गया है वो टाइम के लिए डिस्कस किया गया कि 3 बारी वो खाती थी और 3 बेर खाती थी। बेर मतलब फल, जैसे सबरी ने खिलाए भगवान राम को बेर, वही वाले बेर। तो एक बार टाइम के लिए कि 3 बार खाती थी वो, और 3 ही बेर खाती थी, फल खाती थी। ये कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक। उसके बाद आ जाइए, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजो ज्ञान, मोल कलो तलवार का, पढ़ा रहन दो म्यान। उक्त पंक्तियाँ किसके द्वारा कही गई है? तो ये कबीरदास जी के द्वारा कही गई है, आप इसे याद रखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो दिनकर माने जाते हैं वीर रस के कवि। आपने सुना होगा उनकी कई रचनाएं हैं, जैसे कलम उनकी जय बोल, कलम उनकी जय बोल, आपने सुना होगा ये, ठीक है। ये नहीं सुना होगा तो एक और सुना होगा, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, ठीक है। तो ये सब कैसी हैं? याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, ये वीर रस है, ठीक है। तो वीरता का भावना, वीर रस प्रधान ये कविताएं लिखते थे दिनकर, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को, और इनके ही कारण इसे भारतेंदु युग कहा जाता है, युग कहा जाता है। तो भारतेंदु युग 1850 से 1920 के आसपास तक आपको कहीं बुक्स में ये दिखे। उसके बाद आ जाइए, छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो छायावाद के प्रवर्तक थे जयशंकर प्रसाद जी। तो जयशंकर प्रसाद जी हो गए, ठीक है। उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उसके बाद कौन है? उसके बाद थे हमारे पंत जी मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बाद सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा, आप इसे ध्यान रखिए। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ चुनिए। अक्ल का दुश्मन, तो अक्ल का दुश्मन होना मतलब महामूर्ख होना। तो कई होते हैं अक्ल के दुश्मन हो जाते हैं जो लोग आजकल कुछ आयोगों में बैठे हुए हैं। सरस्वती का पर्यायवाची है, तो सरस्वती माँ सरस्वती की बात हो रही है यहाँ पे। तो शारदा भी बोला जाता है, कमला भी बोला जाता है और वीणा पाणी भी बोला जाता है, ठीक है। तो कई बार समानार्थी शब्द पूछ लेता है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। तो सरस्वती को वाणी की देवी भी कहा जाता है और विद्या की देवी भी कहा जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारे क्या हैं? इसके सही ऑप्शन है। ऐशा का पर्यायवाची है ऐशा मतलब इच्छा मतलब अभिलाषा, कामना, अभिलाषा, ठीक है। तो ऐशा का पर्यायवाची क्या है? इच्छा। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आदर शब्द से विशेषण बनेगा। तो विशेषण बनेगा क्या? आदरणीय। क्या विशेषण बनेगा? आदरणीय। आप इसे याद रख लीजिए, ठीक है। मिलते हैं एक और वीडियो में नेक्स्ट डे में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, ओके, गुड।